डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें ये देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स क्या होते हैं। सबसे पहले उसमें हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ को समझा था कि ग्रोथ किसे कहते हैं, और दूसरी बात हमने डेवलपमेंट को समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसका नाम है कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, यानी कि नशोनुमा की कंडीशंस के बारे में हम क्या जानते हैं। मतलब ये होता है कि आपने ये देखना है इसमें जाके कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स की जो नशोनुमा है वो कैसे होती है, कौन कौन से अवामिल हैं जो प्लांट्स की नशोनुमा के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो जब हम इन फैक्टर्स को जाके देखते हैं तो हमारे पास दो किस्म के फैक्टर आते हैं। पहला जो आपके पास फैक्टर होता है उसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ पर जो असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स हैं उनमें पहला जो फैक्टर है उसका नाम क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, यानी कि बैरूनी अवामिल। और दूसरा जो फैक्टर होता है जो उसकी ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होता है उसका नाम होता है इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि ये दो फैक्टर्स हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ या नशोनुमा जो है वो बेहतर भी होती है या ख़राब भी हो सकती है। अब एक्सटर्नल फैक्टर से आप क्या मुराद लेते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर से हम मुराद ये लेते हैं कि ये बैरूनी फैक्टर्स होते हैं। अब बैरूनी फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये याद रखना है कि टेम्परेचर आ सकता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और लाइट हो सकता है, यानी कि चार चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स पर चार चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। एक आपके पास टेम्परेचर होगा, दूसरा आपके पास लाइट होगा, तीसरा आपके पास ऑक्सीजन है, और चौथे नंबर पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि ये चार चीज़ें हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं, या उसकी जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप बात करते हैं टेम्परेचर की, तो दर्जा हरारत हम इसे कहते हैं कि प्लांट्स को कितना दर्जा हरारत चाहिए कि वो क्या करें, ग्रो कर सकें। तो आपने याद रखना है 0 to 35, ये आपके पास लिखा हुआ है, देखें 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये इनका ग्रोथ रेट है। टेम्परेचर के हवाले से ग्रोथ रेट जो है वो 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप क्या मुराद लेते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर को, यानी कि जिसके ऊपर प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ऐसा टेम्परेचर है, ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। वो कितना होता है? वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि प्लांट्स जो हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ तक प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर या उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाएगा, यानी कि 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना होगा हमारे पास? 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इसके बाद होता है मिनिमम टेम्परेचर। अब मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? प्लांट्स इस पे भी ग्रो कर सकते हैं, ये 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि प्लांट्स 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ग्रो कर सकते हैं। एक और होता है, उसे हम कहते हैं जिस पे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। अब प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे या उनकी जो नशोनुमा है वो बढ़ने से रुक जाएगी, वो उसका ग्रोथ स्टॉप्स टेम्परेचर कहलाता है, यानी कि स्टॉपिंग टेम्परेचर होता है। वो याद रखिएगा हमेशा 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि अगर बैरूनी टेम्परेचर 35 है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्लांट्स इस पे अपनी ग्रोथ को क्या करेंगे, रोक देंगे। अब ये क्या था? एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसे हमने नाम टेम्परेचर का दिया हुआ है। इस पे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो भी कर रहे होते हैं और उनकी नशोनुमा भी बढ़ रही होती है। इसके अलावा उनकी नशोनुमा रुक भी सकती है। मिसाल के तौर पे आपने अगर उसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया है या 45 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटर्नल टेम्परेचर है,
तो उस वक्त प्लांट्स जो होंगे वो अपनी ग्रोथ को क्या करेंगे, रोक देंगे। नंबर 2 पे आपके पास है लाइट। अब लाइट, रोशनी, ये भी क्या करते हैं, दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों की जो नशोनुमा है उनमें इनका बहुत किरदार है। लाइट को जब भी हम देखते हैं इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, यानी कि लाइट के हिस्से को आपने मज़ीद 3 हिस्से में क्या किया है, तकसीम किया है। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। लाइट भी क्या है, हमारे पास एक एक्सटर्नल फैक्टर है और इसे हमने मज़ीद 3 हिस्सों में क्या किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है। पहला आपके पास जो है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और नंबर 2 पे आपके पास जो है उसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट, और नंबर 3 पे आपके पास जो है उसे हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट। यानी कि एक आपने लाइट की इंटेंसिटी देखनी है, दूसरा लाइट की क्वालिटी देखनी है, और तीसरा आपने लाइट का ड्यूरेशन देखना है। जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, फर्स्ट जब आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो आपने याद रखना है कि उस वक्त जो प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सेल डिवीजन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आप उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, तब भी ये याद रखिएगा कि तब भी उनमें ग्रोथ में इजाफा होगा, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ या नशोनुमा जो है वो बढ़ा देते हैं। अब क्वालिटी ऑफ लाइट को हम फिर मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को हम कहते हैं रेड लाइट होती है, एक को हम कहते हैं ब्लू लाइट होती है, और तीसरे को हम नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। यानी कि ये 3 किस्म की लाइट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइट को क्या करती है, ज़ाहिर करती है। अगर प्लांट्स रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उससे सेल इलोंगेट हो जाएंगे, यानी कि एलोंगेशन ऑफ सेल हो जाएगी, सेल जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। अगर ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तब सेल डिवीजन इन्हांस होगी। कहने का हमारा मकसद ये है कि सेल डिवीजन जो होगी वो बढ़ती जाएगी। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं या आ रही हैं तो उससे सेल डिवीजन जो है वो रुक जाती है। यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज का काम ये होता है कि दे रिटार्ड द सेल डिवीजन, ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को रोक देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होता है उसे हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट रोशनी के दौरानिया को कहते हैं। अब रोशनी का जो दौरानिया होता है अगर आप कम या ज़्यादा करते हैं तो ये भी प्लांट्स की जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। कैसे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप रोशनी के दौरानिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं तो जो फ्लावर्स होते हैं वो इंड्यूस हों या सुप्रेस हों, वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आप रोशनी जो लाइट आपके पास है उसके ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो फ्लावर्स इंड्यूस्ड होते जा रहे हैं, अगर आप उसे डिक्रीज़ करते जा रहे हैं तो फ्लावर जो होंगे वो सुप्रेस होते जाएंगे। यानी कि ये फोटोपीरियडिज्म की तरफ जा रहा है, यानी कि इनका काम ड्यूरेशन ऑफ लाइट का जो रोल होगा, जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो सुप्रेसिंग या इंड्यूसिंग द फ्लावर्स होगा। यानी कि ये सुप्रेस भी कर सकते हैं और फ्लावर्स को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास था दूसरा, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर में हमने अभी तक आपको 2 चीज़ें समझाई हैं, एक को हम टेम्परेचर कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास होती है ऑक्सीजन। अब प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं। अगर आप किसी भी पौधे को रेगुलर फॉर्म में ऑक्सीजन देते जाएंगे, यानी कि अगर आप किसी भी प्लांट्स को क्या करते हैं, रेगुलर सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन की, तो उनकी ग्रोथ होती रहेगी, यानी कि जो ग्रोथ होगी वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर आप क्या काम करते हैं, हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, तो क्या होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, वो बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। यानी कि हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ, ये क्या करते हैं, नशोनुमा को रोक देते हैं। अगर आप नॉर्मल या रेगुलर सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन को तो वो सक्सेसफुल ग्रोथ में इन्वॉल्व होगी, लेकिन हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कभी भी ग्रोथ की सक्सेसफुल ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेगी, उसे इनहिबिट कर देगी, रोक देगी। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, अगर आप नॉर्मल ऑक्सीजन प्लांट्स को मिल रही है, ठीक है, इट्स ओके हो जाएगा उसमें, यानी कि आप उसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखेंगे। लेकिन अगर सेम जैसे अपने ऑक्सीजन को बढ़ा दिया था, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देते हैं तो वो क्या करेगी, जो ग्रोथ होगी उसे क्या कर देगी, रिटार्ड कर देगी, उसे रोक देगी।
फिर एक दफ़ा इसे देख लें कि हमारे पास जो था एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर में हमने 4 चीज़ें अभी आपको डिस्कस करवाई हैं। एक टेम्परेचर है जिसमें मुख्तलिफ टेम्परेचर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पे क्या हो रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे और उसके जो शरह थी उसको इफ़ेक्ट भी कर रहे थे, मुतासर भी कर रहे थे, जिसमें हमने 0 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को देखा और जो स्टॉपिंग टेम्परेचर था वो आपके पास 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट आपने लाइट उसमें देखा। लाइट में आपने 3 चीज़ें समझी हैं। एक को हमने कहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक को हमने कहा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट और एक को हमने कहा है क्वालिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन, कि अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नॉर्मल रखते हैं तो ग्रोथ होती रहती है, लेकिन अगर आप उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी। उसके बाद सेम अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल फॉर्म में दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होगा, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिटार्ड द ग्रोथ, ये क्या करती है, नशोनुमा को रोक देती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के बाद कंडीशंस ऑफ ग्रोथ में जो दूसरा फैक्टर होता है उसे हम नाम देते हैं इंटरनल फैक्टर्स। अब ये था बैरूनी एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल जो होता है ये अंदरूनी फैक्टर्स होते हैं। अब अंदरूनी फैक्टर्स या अवामिल कौन से हो सकते हैं, एक आपके पास होता है हार्मोन्स, ठीक है, एक आपके पास हार्मोन्स हैं, दूसरा आपके पास हो सकता है वाटर और तीसरा आपके पास हो सकता है न्यूट्रिशन, चौथा जो है इनमें विटामिन्स होते हैं। यानी कि इंटरनल फैक्टर्स हार्मोन्स हैं, वाटर है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं पानी, ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे भी उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है, और न्यूट्रिशंस भी ज़मीन से ले रहे होते हैं उसे, तो इन न्यूट्रिशन से भी क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है सेल डिवीजन है उसमें इजाफा होगा। विटामिन से भी ऐसे ही होता है, हार्मोन्स भी उसकी सेल डिवीजन में या सेल की जो एलोंगेशन है उनमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं, इन्हें हम क्या नाम दे रहे होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिफ्रेंशिएशन। फर्स्टली आप ये समझें कि डिफ्रेंशिएशन कहते किसको हैं। डिफ्रेंशिएशन हम कहते हैं तकसीम को, यानी कि सेल्स जो होते हैं वो अलग-अलग होके मैच्योर होके वो अपने काम को सर अंजाम देते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या है देखें कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म न्यूली डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि जब आप न्यूली डिवाइडिंग सेल्स से नए जो सेल्स होते हैं उनसे ख़ास किस्म के टिश्यूज़ तैयार किए जाते हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन तकसीम का नाम है, अलहदा होना है, किसी भी चीज़ का अलहदा हो के अपने काम को सर अंजाम देना है, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते होते हैं। हम डिफ्रेंशिएशन को 5 स्टेजेस के अंदर तकसीम करते हैं। यानी कि एक आपके पास होती है स्टेज नंबर 1, ये देखें एक स्टेज नंबर 1 है, एक आपके पास स्टेज नंबर 2 है, दूसरी आपके पास स्टेज नंबर 3 है, तीसरी उसके बाद स्टेज नंबर 3 के बाद स्टेज नंबर 4 है और आपके पास है स्टेज नंबर 5। यानी कि टोटल कितनी स्टेजेस हैं हमारे पास, 5। डिफ्रेंशिएशन में 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब पहली स्टेज में क्या होता है कि एम्ब्रियो बनता है, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि इन स्टेज 1 फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस, के पहली स्टेज में हमेशा एम्ब्रियो तैयार होता है। दूसरी जो स्टेज होती है उसमें रूट और जो शूट्स हैं इनके जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं उनको रिकग्नाइज किया जाता है। यानी कि अब नेक्स्ट जो हमने बनाना है वो रूट्स देखनी है उसमें या शूट्स देखनी है, वो कैसे तैयार हो रही होती हैं, वो स्टेज नंबर 2 में होगा। और तीसरा जो आपके पास है उसे हम कहते हैं स्टेज नंबर 3, उसमें कैम्बियम तैयार होते हैं। कैम्बियम से मुराद आप उसमें वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम ले सकते हैं। यानी कि कैम्बियम जो होंगे वो स्टेज नंबर 3 के अंदर तैयार होते हैं, जिसमें जाइलम या फ्लोएम की भी बात कर सकते हैं हम, या बार्क की बात कर सकते हैं। ये हमेशा किस में तैयार होंगे, स्टेज नंबर 3 में। पहले एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो से फिर रूट्स निकलती हैं और रूट से फिर ऊपर की तरफ शूट्स निकलेंगी 2, ये स्टेज नंबर 2 हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो आपके पास आएगी उसे हम क्या कहेंगे, कैम्बियम, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो होगी वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। स्टेज नंबर 4 पे जब हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, यानी कि 3 किस्म के सेल्स होंगे। एक को हम नाम देंगे लीफ प्रीमोर्डियल सेल्स, एक को हम नाम देंगे रूट प्रीमोर्डियल सेल्स और एक को हम नाम देते हैं लीफ एंड शूट प्रीमोर्डिया। यानी कि पहले जो आपके पास हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, लीफ प्रीमोर्डियल सेल्स। अब लीफ प्रीमोर्डियल सेल्स से आपको समझ आ रहा होगा कि हम लीव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पत्तों की बात कर रहे हैं या शूट्स की बात कर रहे हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, लीफ प्रीमोर्डियल सेल्स में लीव्स और शूट्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं।
अब रूट्स लफ्ज समझ आ रहा है कि रूट्स, तो इसमें क्या होगा, रूट्स कैम्बियम तैयार होती हैं, रूट्स तैयार होती हैं, या पेरिसाइकिल जो होगी वो क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कि लीफ एंड शूट प्रीमोर्डिया। अब इनमें लीफ और जो आपके पास शूट्स होंगे उनके एपिकल मेरिस्टेम्स जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे, यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसमें क्या होते हैं, तैयार होते हैं। और इसमें हम लीफ और शूट प्रीमोर्डिया यानी कि लीफ को भी देखेंगे और इसमें शूट्स को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। स्टेज नंबर 5 में क्या होते हैं, जब ये मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा तो स्टेज नंबर 5 में उसकी क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाती है। आप इसे यूं भी डिस्कस कर सकते हैं, ये देखें ये आपके पास एक सीड जो है वो मौजूद है, अब ये आपके पास एम्ब्रियो है इसके अंदर, तो ये स्टेज नंबर 1 होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है हमारे पास क्या होगा, यहाँ से शूट्स निकलती हैं और यहाँ से जो होती हैं वो रूट्स निकलती हैं, तो ये आपके पास स्टेज नंबर 2 होगी। यहाँ पे हमने देखा कि पहले आपके पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुई है तो स्टेज नंबर 1 कहलाएगी। स्टेज नंबर 2 में क्या होती है, रूट्स और शूट्स हम देख रहे हैं, ये स्टेज नंबर 2 होगी। और स्टेज नंबर 3 में इसी के अंदर जब हम स्टेम या आपके पास जो रूट्स होंगे उनमें देखेंगे कि ये जाइलम और फ्लोएम तैयार हो रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। ये स्टेज नंबर 3 होगी। और स्टेज नंबर 4 में क्या होते हैं, फिर यहाँ से लीव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये लीव प्रीमोर्डियल सेल्स कहलाएंगे। फिर यहाँ से रूट्स जो है मुकम्मल तैयार होना शुरू हो जाएगी, इसे हम रूट प्रीमोर्डियल सेल्स कहेंगे। और यहाँ पे जो होंगे एपिकल मेरिस्टेम सेल जो होंगे वो डिवाइड होकर नेक्स्ट जो ब्रांचेस होंगी उनको बनाना स्टार्ट कर देंगे, इन्हें हम लीफ एंड शूट प्रीमोर्डियल सेल्स कहते हैं। और 5 में क्या होगा, स्टेज 5 में ये डिफरेंशिएशन यानी कि रूट अलग हो जाएगी यहाँ पे और शूट जो होंगी वो अलग होंगी। अब हर शूट, रूट और लीव जो होंगे वो अपने आप में क्या करेंगे, कंट्रोल भी अपने आप को करेंगे और अलग से काम भी कर रहे होंगे। ये हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएशन। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएशन की तारीफ क्या है या इसकी स्टेजेस कितनी होती हैं, तो आपने बतानी है कि 5 स्टेजेस होती हैं। और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फ्रॉम न्यूली डिवाइडिंग सेल्स, हम इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ कोरिलेशन होता है। अब हम इसे क्या कहते हैं, नशोनुमा का जो आपस में बाहिमी रिलेशन है, ठीक है, बाहिमी जो ताल्लुक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कोरिलेशंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स in which one part affects the growth of other part। एक दफ़ा फिर देखते हैं इसे। ग्रोथ कोरिलेशन से हम क्या मुराद लेते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये ऐसा बाहमी ताल्लुक है, ऐसा बाहमी ताल्लुक है जो प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है, ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, वन पार्ट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ अदर पार्ट, जिसमें एक प्लांट का जो हिस्सा है वो दूसरे हिस्से के ऊपर क्या होता है, असरअंदाज होता है। कैसे असरअंदाज होता है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखें आपके पास ये प्लांट्स जो है वो मौजूद है, ये एपिकल डोमिनेंस है, ऊपर की तरफ प्लांट्स के शूट्स की हरकत है और यहाँ से ये देखें ये लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं, ठीक है। अब जो एपिकल डोमिनेंस है ये चाहता है कि मैं ऊपर की तरफ चला जाऊँ, जबकि जो रूट्स हैं ये चाहती हैं कि मैं ज़मीन की तरफ चली जाऊँ। अब कहने का हमारा मकसद ये है कि अब ये पार्ट इसके ऊपर क्या हो रहा है, असरअंदाज हो रहा है। जब ये हिस्सा प्लांट का शूट वाला हिस्सा रूट वाले हिस्से के ऊपर असरअंदाज होगा तो हम उसे क्या नाम देंगे, ग्रोथ कोरिलेशंस कहेंगे। कि ये आपके पास क्या कहलाता है, ग्रोथ कोरिलेशन कहलाता है, यानी कि वन पार्ट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ अदर पार्ट। अब जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि एक्टिव शूट एपेक्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बड्स, यानी कि यहाँ पे जो दाएं बाएं आपके पास बड्स बाहर निकल रहे होते हैं उनको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और एपिकल डोमिनेंस ऊपर की तरफ क्या होगी, ये हरकत करती हुई चली जाएगी। अब इसमें सिर्फ क्या होते हैं, ओनली एपिकल डोमिनेंट बड ग्रोथ कर, सिर्फ एपिकल बड जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि लेटरल साइड्स पे जो ब्रांचेस हैं, जो शूट्स निकलना चाह रही हैं या कोई लीव्स निकलना चाह रहे हैं तो वो उन्हें निकलने नहीं देंगे। एपिकल डोमिनेंस जो होगी, जो ऊपर की तरफ के प्लांट शूट्स की हरकत होगी, वो दाएं बाएं जो भी ब्रांचेस होंगी उनको रोक देगी, उनकी ग्रोथ जो होगी, नशोनुमा जो होगी, रुक जाएगी। इनमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, इनमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम नाम देते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन खास तौर पे एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये बात एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, थाइमन और स्कोज ने 1934 यानी कि 1934 में स्कोज और थाइमन ने
तजर्बाती तौर पे भी ये एक बात साबित कर दी है। और ये क्या करते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट पैदा करते हैं। मतलब ये होता है कि जो दाएं बाएं ब्रांचेस होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। इसके अलावा इनके पास एक और इफेक्ट भी होता है, उसे हम कहते हैं कंपेंसेटरी इफेक्ट। कंपेंसेटरी इफेक्ट ये है कि रिमूवल ऑफ एपेक्स रिलीज लेटरल बर्ड्स फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो एपेक्स हैं जब उन्हें आप रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास ये प्लांट्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, शूट्स जो है वो जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, आप इसे क्या करते हैं, यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आप जब इसे कट ऑफ करेंगे तो अब यहाँ से क्या होंगी, इनकी लेटरल ब्रांचेस जो होंगी वो निकलना शुरू होंगी, यानी कि लेटरल ब्रांचेस जो होंगी वो बढ़ जाएंगी। ये समझें कि ये इसका क्या कहलाएगा, अब कंपेंसेटरी इफेक्ट कहलाएगा। यानी कि आप जब उसकी मेन ब्रांच को काट देंगे तो उसकी दाएं बाएं जो ब्रांचेस होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अदरवाइज वो जो एपिकल डोमिनेंस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जब वो नहीं बढ़ रहा होगा तो उसमें लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। उसे हम क्या कहते होते हैं, कंपेंसेटरी इफेक्ट कहते होते हैं। ये तो हार्मोन्स जो ऑक्सिन है ये इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा इसमें एक इन्वॉल्व होता है हार्मोन, उसका नाम होता है साइटोकाइनेंस। ठीक है, इसमें भी यानी कि साइटोकाइनेंस हार्मोन्स जो हैं ये प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस। इसका काम भी किस में होता है, एपिकल डोमिनेंस के अंदर होता है, और ये हमेशा ऑक्सिन के अपोजिट काम करता है। यानी कि साइटोकाइनेंस ऐसा हार्मोन है जो ऑक्सिन के हमेशा क्या करेगा, अपोजिट्स काम करता रहेगा। अब एपिकल डोमिनेंस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये आपकी टैप रूट जो डेवलपमेंट है उनमें इन्वॉल्व होते हैं। टैप रूट इन्वॉल्वमेंट या डेवलपमेंट से मुराद हम क्या ले रहे होते हैं, ये देखें जो बीज से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। मेन जो ब्रांच होती है जो बीज से निकलेगी उसे क्या कहा जाएगा, टैप रूट कहा जाएगा, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये जो स्प्राउटिंग है, फैलने का जो प्रोसेस है उसे रोक देते हैं, लेटरल बर्ड्स को नहीं फैलने देते। अगर आप ऑक्सिन्स को किसी भी लेटरल बर्ड्स के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, जैसे हमारे पास पोटैटो या ट्यूबर्स वगैरह जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, उनके जो लेटरल बर्ड्स होते हैं वो कभी भी तैयार नहीं होंगे, फॉर्म नहीं होंगे, यानी कि स्प्राउटिंग ऑफ आइज जो होंगी वो प्रिवेंट्स हो जाएंगी, उससे बच जाएंगे, जिससे आप किसी भी पोटैटो है या ट्यूबर्स वगैरह हैं उनके जो स्टोरिंग पीरियड है उसे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह स्टोरिंग पीरियड जो हमारे पास पोटैटो है, हम इसे 2 से 3 साल तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये भी किसकी वजह से होगा कि एप्लीकेशंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस की वजह से होगा। इसमें हम हार्मोन्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।